Hi students, welcome back. So our last and fourth colligative property is osmosis, okay, and osmotic pressure actually. So in earlier classes also you have studied that what is osmosis. Osmosis is the movement of solvent molecules from their higher concentration to the lower concentration through semi-permeable membrane. ठीक है ना? And this flow of solvent molecules continues when both the sides have same concentrations. Okay? तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब होता है वहाँ पे तो तब तक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं. और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी ये होती है, इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, इट वुड नॉट अलाउ द सोल्यूट पार्टिकल्स. ठीक है ना? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं. सपोज ये हमने एक डायग्राम यहाँ पे जो शो की है, ये दो सोल्यूशंस हैं. एक है जिसमें लेफ्ट साइड में जिसमें लो शुगर कंसंट्रेशन है और राइट साइड में एक सोल्यूशन है जिसमें हाई शुगर कंसंट्रेशन है. तो इसमें जो डॉटेड, ये जो ब्लैक डॉटेड हैं, दे आर एक्चुअली द शुगर पार्टिकल्स. व्हाट हैपन्स, वी सी दैट here the concentration on the left hand side, concentration of pure solvent is more, whereas the concentration of pure solvent is less on the right hand side. We have separated the two solutions by a semi permeable membrane. इसमें हमने इसको डॉटेड से दिखाया so that these are the pores, है ना? So what happens, the solvent molecules start moving from left to the right, क्योंकि वहाँ पे concentration difference है और concentration gradient भी इसको बोलते हैं. तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कब तक फ्लो करेंगे यहाँ तक राइट साइड में, जब तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो या दोनों का जो होता है पोटेंशियल सेम ना हो, केमिकल पोटेंशियल. तो उसके बाद जो होता है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये ऑस्मोसिस को स्टॉप करूँ, हम चाहते हैं कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड से राइट में ना आ जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? वी अप्लाई प्रेशर एक्चुअली ऑन दिस साइड, जो सोल्यूशन साइड होता है इसके ऊपर से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे. ठीक है, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे. कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे? इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे सो दैट के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ से लेफ्ट साइड से मूव ना करें अपोजिट साइड से. तो वो कितना प्रेशर हमको चाहिए सो दैट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट फ्लो इनटू द सॉल्यूशन साइड. देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन साइड, सो दैट्स कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करेंगे सोल्यूशन साइड से, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिवर्स में जाना शुरू करते हैं. सोल्यूशन साइड से ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे किसमें? लेफ्ट साइड में. ठीक है, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट था. सो इट शुड, दैट मीन्स दैट्स कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस. एंड इफ़ यू हैव हर्ड दैट इन गल्फ कंट्रीज, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सॉल्ट वाटर ज़्यादा होता है. ठीक है, तो वहाँ पे लोग जो होता है वहाँ पे जो वाटर को प्योरीफाई वो करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, फिर आरओ टेक्निक यूज़ करते हैं. आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस. सो व्हेन डज रिवर्स ऑस्मोसिस ऑकर? व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड, then solvent molecules start moving from a solution with high concentration of solute to the lower concentration of solute. Okay, that's again is the concentration gradient. और आप यहाँ पे जब भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन बताएंगे आपको, ठीक है ना, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे. एक होते हैं दो सॉल्यूशंस, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस वी विल डिस्कस: हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अगर दोनों सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन सेम हो, सपोज लेफ्ट में 1 मोलर सोल्यूशन है, राइट में भी 1 मोलर सोल्यूशन है. सपोज 1 मोलर ग्लूकोज ऑन द लेफ्ट, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ऑन द राइट. ठीक है, वी कैन कॉल दैट दिस आइसोटोनिक. आइसोटोनिक मीन्स वेयर concentration difference is same. Okay, there is no difference in concentrations, so no net flow of solvent molecules would take place. हालांकि दोनों में इक्विलिब्रियम होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वुड फ्लो फ्रॉम बोथ साइड्स, बट देयर वुड बी नो नेट चेंज. उसको हम डायनेमिक बोलते हैं. इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर. ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी. ठीक है, तो दूसरा होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन. उसमें कंसंट्रेशन सोल्यूशन की क्या होती है? सोल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो हाइपरटोनिक होता है. ठीक है, और आपने सुना होगा कि अगर हम आरबीसी, रेड ब्लड सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो वहाँ पे एक्सऑस्मोसिस होती है. ठीक है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वुड फ्लो फ्रॉम आरबीसीज इनटू द सोल्यूशन साइड, तो द आरबीसी वुड श्रिंक डाउन.
अगर हम एक आरबीसी को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन कम हो सराउंडिंग में, तो आप देखेंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वुड फ्लो इनटू द सॉल्यूशन दिस सेल, तो सेल वुड बर्स्ट आउट, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम यूजुअली जो आईवीज वगैरह होते हैं, वी ट्राइड दैट जो कंसंट्रेशन उसकी आईवी की हो या है ना किसी इंजेक्शन की हो, कि वो दैट शुड बी आइसोटोनिक विद द ब्लड सो दैट द सेल्स वुड नॉट बर्स्ट और श्रिंक। ओके, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इट इज यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, है ना। सी डिसैलिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ साल्ट्स। So when pressure more than the osmotic pressure is applied on the solution side, the pure water is squeezed out of the sea water through the membrane. Okay? तो अब हम देखेंगे कि हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है। ये देखिए, ये सेमीपरमेबल सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है। सो द एक्सेस प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, ठीक है। आपने देखा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे सोल्यूशन है, ये प्योर सॉल्वेंट है, हम इसमें अप्लाई करते हैं प्रेशर ऑन द सोल्यूशन साइड। यहाँ पे पी एटमॉस्फेयर है, ये पी एटमॉस्फेयर प्रेशर लेफ्ट टू राइट में लिखा है, लेकिन यहाँ पे प्लस पाई लिखा है। पाई इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेशर, ओके, इट्स एक्चुअली कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा सोल्यूशन साइड से, सो दैट द व्हाट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट फ्लो इनटू द सोल्यूशन साइड, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एक्चुअली इट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, है ना, ये मोलैरिटी होती है। आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। सी क्या होता है, एन अपॉन वी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो अगर वो वी को हम इस तरफ लेंगे तो वी कैन राइट इट एज पाई वी इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है ना। तो ये हमारी इक्वेशन बनती है जैसे आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है ना। तो उसी तरह से तो आप देखेंगे कंसंट्रेशन, हमने कहा ये मोलैरिटी एक्चुअली, ठीक है ना। ये सी जो है इट्स एक्चुअली मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो उसको हम लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप वही इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, मोलैरिटी की इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू आर इंटू टी, तो ऑब्वियसली उसमें आपके जो इक्वेशन मिलेगी उसमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट वाला भी टर्म आएगा, तो उस इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आर इज गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। टी होता है टेम्परेचर, ओके। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, ओके। ये पाई वी इक्वल टू एन आर टी, एन इज डब्ल्यू बाई एम, गिवन मास बाई मोलर मास। बहुत सिंपल इक्वेशन है ये। दिस इज द इक्वेशन फॉर मोलर मास। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। सो दिस फिनिश आवर ऑल द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी आर डिस्कस्ड सो फॉर, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह। अब हमारा एक जो टर्म इसमें रह जाते हैं, दैट्स एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे मैंने आपको अर्लियर क्लास में भी बताया था कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से सिर्फ उन सॉल्यूट्स का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं विच नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट। जैसे ग्लूकोज होता है, उसको वाटर में ऐड करो, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, वो कोई आयन्स नहीं बनाता है। तो हमने ये भी बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। और एक और चीज आप देखेंगे यहाँ पे, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। यहाँ पे देखो पाई है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो होता है इनवर्स में है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, हमने कहा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे सोल्यूट के तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास भी है। इसका मतलब होता है कि अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मोलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है ना। तो इसलिए हम देखेंगे कि जो सोल्यूट्स वहां पे सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करूंगा 1 मोल को, तो वो 2 मोल्स बिहेव करता है क्योंकि वो डिसोसिएट होता है Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है ना। तो उसका मतलब होता है जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ज़्यादा आएगा। ऑब्वियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब अगर आप NaCl का मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट से फाइंड करना चाहोगे, उससे उसका मोलर मास कम आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कुछ सोल्यूट्स ऐसे हैं जैसे बेंजोइक एसिड है,
उसको वाटर में ऐड करो तो वो एसोसिएट होता है। क्या होता है? एसोसिएट, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं सोल्यूशन में। जो वो डाइमर बनाता है, डाइमर मतलब 2 यूनिट्स जॉइंट फॉर्म 1 यूनिट। ओके, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में कम हो रहे हैं ड्यू टू एसोसिएशन, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो जाएगा। ओके, what would happen to molar mass? Because colligative properties are inversely proportional to molar mass, so molar mass would increase. Okay, so for those solutes which undergo association or dissociation, the molar mass obtained by colligative property is not same as we expect. Okay, so such molar mass is called as abnormal molar mass. ठीक है ना? So ये कब मिलता है हमको? जब solutes associate होते हैं या dissociate होते हैं। तो ये एबनॉर्मल मोलर मास को हम कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट्स में? तो एक साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था वैन हॉफ। ओके, उसने एक फैक्टर दिया था जिसका नाम है वैन हॉफ्स फैक्टर। उसने कहा ये आई वाला फैक्टर जो है, आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के एक्सप्रेशन में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका मोलर मास करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सो हाउ इज आई डिफाइंड एज? आई इज डिफाइंड एज नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एबनॉर्मल मोलर मास। इसका मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उसमें सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो उसका मॉलिक्यूलर मास आता है 58.5 दोनों का ऐड करके। लेकिन अगर हम इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट से इसका मोलर मास फाइंड करते हैं, सपोज इसका मोलर मास आता है 28 या 26, ठीक है ना, कम आ रहा है ना ऑब्वियसली क्योंकि वो डिसोसिएट हो रहा है। सो व्हाट वुड बी आई? आई वुड बी अराउंड 58.5 डिवाइड बाई 28। ठीक है, तो आई क्या वैल्यू आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है? कम। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इफ़ आई वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 द सोल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन। ठीक है, इसी तरह आप आई वैल्यू एसोसिएशन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कहा एसोसिएशन में सोल्यूट एसोसिएट होते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मोलर मास क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो नॉर्मल मोलर मास वहाँ पे जो होगा कम होगा और ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो होगा वो ज़्यादा होगा। समझ आ रहा है ना? जैसे फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड है, उसका फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेट कीजिए मोलर मास 224 या कितना है, तो अगर उसका डबल करेंगे या 120 है शायद, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। C6H5COOH बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो उसका मोलर मास आप जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से देखते हैं डबल आ रहा है। ठीक है ना, तो उसका मतलब है नॉर्मल मोलर मास उसका कम है। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास उसका ज़्यादा। एबनॉर्मल मतलब जो कॉलिगेटिव से प्रॉपर्टी से फाइंड किया, तो उसका आई वैल्यू आएगा लेस देन 1। इन शॉर्ट, इफ आई वैल्यू इज लेस देन 1 इट मीन्स द सोल्यूट्स हैव अंडरगॉन एसोसिएशन। लेकिन अगर आप ग्लूकोज 1 मोल डिसॉल्व करते हैं वाटर में, ग्लूकोज का क्या होता है? वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना इंक्रीज हो जाएंगे ना डिक्रीज, क्योंकि वो ना एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है। तो उसका नॉर्मल मोलर मास होता है 180। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से उसका मोलर मास निकालेंगे तो वो भी 180 आएगा। तो आई कितना आएगा? 180/180, वो 1 आएगा। ठीक है ना, सो फॉर सच सोल्यूट्स व्हिच नाइदर अंडरगो एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन आई वैल्यू इज टेकन एज इक्वल टू 1। ओके, तो इसी तरह ये लिखा है नॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये आई के इसके जो है वैल्यूज़ हैं, तो इन वैल्यूज़ को अगर हम क्या करेंगे? पुट करेंगे किसमें? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई वैल्यू का, तो हमारे वैल्यूज़ आएंगे करेक्ट। जैसे अगर हम रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर लिखते हैं P0A माइनस PS डिवाइड बाई P0A इक्वल टू काई बी, तो हम इसको लिखेंगे आई काई बी। अगर हम लिखते हैं डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू एम, तो हम लिखेंगे आई KB इंटू एम। ठीक है, अगर हम लिखते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम, तो हम उसको लिखेंगे आई KF इंटू एम। ओके, अगर हम लिखते हैं पाई इक्वल टू CRT, तो हम इसको लिखेंगे पाई इक्वल टू आई CRT। ओके, तो हमारे पास ये एक और टर्म है डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी हमने कहा कि जो सोल्यूट्स एसोसिएट होते हैं या डिसोसिएट होते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, है ना। नॉर्मल मोलर मास हो गया, ये भी इसकी डेफिनेशन है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, आफ्टर एसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन। तो ये आई वैल्यू का है। तो जो सोल्यूट्स क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं या डिसोसिएट होते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स क्या हो गए? एसोसिएट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है?
गिवन पार्टिकल्स में से कितने पार्टिकल्स क्या हो गए, डिसोसिएट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसिटिक एसिड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या होता है, वीक, CH3COH। वो जब डिसोसिएट होता है उसमें रिवर्सिबल हम लिखते हैं CH3COH क्यू CH3COO माइनस एंड H प्लस, ठीक है ना। अगर वो सपोज 100 मॉलिक्यूल्स हैं, उसके 100 में से सपोज 80 डिसोसिएट हो गए, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कैसे फाइंड करते हैं, उसको अल्फा से लिखते हैं, ठीक है ना। सो फॉर एसोसिएशन इफ दिस इज Na इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A, ये अगर एसोसिएट होंगे व्हाट वुड दे फॉर्म, AN, ठीक है। तो आप इसके लिख सकते हैं इक्वेशन दैट इनिशियल पार्टिकल्स भी 1 है ना, फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। इसका आप शॉर्ट में एक फाइनल फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर एसोसिएशन वी टेक अल्फा इक्वल टू I बाई 1 बाई n माइनस जो एसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइड बाई 1 बाई n माइनस 1। और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसके लिए आप इक्वेशन याद रखेंगे अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के बेस पे हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे। तो ये मैंने आपको बताया था मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये वाले आई वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें आई वैल्यू होता है इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड। जैसे NaCl है, वो अगर डिसोसिएट होता है तो कितने पार्टिकल्स बनाता है, एक, 1 NaCl फॉर्म्स 2 पार्टिकल्स, तो आई वैल्यू इक्वल टू 2। अगर कोई सोल्यूट एसोसिएट होता है तो डाइमर बनाता है, अगेन n इज इक्वल टू 2। अगर ट्राइमर बनाता है तो n इक्वल टू 3। वेपर प्रेशर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो ये मेथड्स वगैरह दिए हुए हैं, these are some of the important formulas in solutions, okay। Please remember the equations for degree of dissociation and degree of association। तो degree of dissociation के लिए मैंने बताया था alpha equal to, alpha is degree of dissociation, I minus 1, I is the one top factor divided by n minus 1। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो बन जाते हैं जब कोई एक 1 मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट होता है तो कितने पार्टिकल्स बनाता है। जैसे NaCl के लिए मैंने कहा n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2 तो n इक्वल टू 3, ठीक है, क्योंकि एक Ca2 प्लस आएगा और 2 Cl आएंगे। और अगर एसोसिएट होता है तो अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइड बाई 1 बाई n माइनस 1। आई वन ऑफ फैक्टर है 1 बाई n, ठीक है। n वहाँ पे भी है कि कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मैंने कहा डाइमर है, डाइमर मतलब अगर 2 यूनिट जुड़ के एक बनाते हैं तो n इक्वल टू 2, ठीक है। सो आई होप you will let me know about your understanding of the subject, and if you have any doubts please let me know। we will our next interaction with you will be regarding the numerical problems, ठीक है। तो वो हम कर लेंगे अगले लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।